गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बेटा आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस तो आ ही गई थी ना। आज हम लोग शुरू करेंगे टेंथ का पहला चैप्टर। टेंथ का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही हम लोगों का पहला चैप्टर है, यही पढ़ना है। तो अभी तुम लोगों के लिए सब कुछ नया होगा। 9th क्लास में थोड़ा बहुत देखा होगा कि रिएक्शन है, ये आयंस में टूटता है, ये फिर एक्सचेंज करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, या चार्ज लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक सीख चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे आगे। हम लोग क्या करेंगे? बात आगे करेंगे। तो चल पहले हम लोग बात करेंगे बेटा रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिएक्शन की। रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सा सुन। रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपल सा, दूध तो देखा होगा ना, दूध का दही बनना भी क्या है? रिएक्शन है। आइस का मेल्ट होना भी क्या है? रिएक्शन है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। समझ में आ गया? कोई भी चीज एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग बेटा? रिएक्शन। उसी को क्या कहेंगे? रिएक्शन। जैसे देख, अगर सपोज कर हम लोग बात करते हैं a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन मान के चलते हैं। तो देख, इसमें हम लोगों का क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है बेटा? प्रोडक्ट। इतना समझ में है? इतना तो जनरल आप लोगों को एक आइडिया मिला कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर इसके ऊपर ये कोई एक मेटल लिखा है, क्या लिखा है? कोई मेटल या कुछ भी लिखा है, नॉन मेटल भी लिख सकते हैं, मेनली टाइम मेटल लिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। इतना समझ में आया? क्लियर है? इस एरो के नीचे बेटा लिखा रहेगा टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और क्या लिखा रहता है? प्रेशर। इसको हम लोग बेटा कहते हैं क्या? कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन। इतना पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो देखो, तो अब हम लोगों को बेटा क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को पहले देखना है रिएक्शन। तो अगर ध्यान से यहाँ पे देख, तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ए बी दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कुछ नया बना क्या? सी और डी। इतना समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाए। ठीक है, तो वह प्रोसेस जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट आपस में अटैच होके या कंबाइंड होके या रिएक्ट करके कुछ नया बना ले, कुछ नया बना ले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन। उसी को क्या कहेंगे बेटा? रिएक्शन। तो चलो जल्दी से नोट कर लो। द प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स react with each other to form a different new molecules. Different new molecules are called reaction. Are called reaction. इतना समझ में आया? वो ये भी सुन लो आप लोग, हो सकता है केमिकल फार्मूला चेंज हो जाए, हो सकता है फेज बस चेंज हो, केमिकल फार्मूला चेंज न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे रिएक्शन कहेंगे। जैसे सिंपल सा सुन, अगर आइस की बात करें, आइस की बात करें बेटा, तो आइस का फार्मूला होता है H2O। और वाटर का क्या होता है? वाटर का भी तो H2O होता है ना, ये तो पता होगा ना आप लोगों को 9th क्लास में। यानी आइस बस कन्वर्ट हुआ वाटर में, मतलब कौन सा चेंज हुआ? बस स्टेट चेंज हुआ। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे ही केमिकल में मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा, अभी आगे बात करेंगे। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब रिएक्शन के अगर बेटा टाइप की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो रिएक्शन में देखो कितने कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होगा? रिएक्टेंट। पहला क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट। यानी रिएक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो पहला हो गया रिएक्टेंट, दूसरा क्या हो गया बोलो? प्रोडक्ट, तीसरा क्या हो गया बेटा? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, चौथा क्या हो गया बेटा? कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चल, ये चार हम लोग है, तो हम लोग को सबसे पहले बात करना है बेटा रिएक्टेंट की। किसकी बात करनी है? रिएक्टेंट की। चल देखते हैं रिएक्टेंट। तो सुन, रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हो जाएगा? चल जल्दी से नोट कर ले। Those molecule participate in reaction is called reactant. Those molecule participate in reaction is called
रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर है? एग्जांपल देख, एग्जांपल की यहाँ पे बात करें बेटा तो सिंपल से एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, C+O2 गिव्स आउट, बोलो क्या, CO2। ये तो फार्मूला बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं? कोयले को ऑक्सीजन से जला दिया, क्या बना? CO2। C फॉर कोयला, C फॉर कोयला, जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात करें तो बेटा ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? रिएक्टेंट। पूरा समझ में आया? यानी इस एरो के इस साइड में जो भी होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट। क्लियर है? चल अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? प्रोडक्ट की। अब किसकी बात करेंगे बेटा? प्रोडक्ट की। तो वे सारे न्यू मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आ गए? जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है बेटा? CO2। ठीक, तो चलो जल्दी से नोट कर लो। Those new molecules are formed during the reaction are called product। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी वे सारे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के समय बनेंगे नए वाले, उसी को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अब बात आया बेटा कैटलिस्ट का। बात आया क्या? कैटलिस्ट। तो अब सुनो, कैटलिस्ट क्या होता है? तो तुम लोग बचपन में देखे होंगे कि दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो दो लोग तो लड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक को चढ़ा देंगे, चढ़ाएंगे तो क्या करेगा? वो और तेजी से लड़ने लगेगा, मतलब एक को उकसाएंगे कि तू लड़ जा, लेकिन अपने डायरेक्ट लड़ने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? वो जो चढ़ाने का काम करते हैं, यानी लड़ाई को तेज कराने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। यानी वे सारे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रेट को बदल दें, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करें? बदल दे। रिएक्शन हो सकता है तेज हो जाए, हो सकता है धीरे हो जाए। समझ में आ रहा? तो वे सारे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, लेकिन क्या करने वाले हैं? वो रिएक्शन के स्पीड को बदल देंगे। क्या कर देंगे? वो रिएक्शन के स्पीड को बदल देंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कैटलिस्ट। समझ में आया? क्लियर है? चल जल्दी, जैसे मामा शकुनी का नाम तो सुना होगा ना, वो क्या करते थे? लड़ाने का काम करते थे। वो क्या करते थे? लड़ाने का काम करते थे, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो चलो जल्दी से नोट कर लो। दोस्त molecules or metals or ions to change the rate of reaction, to change the rate of reaction or speed of reaction is called catalyst। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें N2 plus 3H2 gives out 2NH3। यहाँ पे अगर बात करें बेटा, ये हम लोगों का Fe है। क्या है? Fe है। इसी Fe को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा? क्लियर है? उसके बाद हम लोगों का बेटा ध्यान से ये पूरा समझ में आ गया? कर लोगे ना आप लोग? चल अब अगर हम लोग बात करें कंडीशन ऑफ रिएक्शन की, तो सुन ले, इस एरो के ऊपर कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर लिखा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। ऐसे एग्जांपल देख ले, जैसे H2O आइस, जब तक इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस नहीं करोगे, तब तक ये वाटर में कन्वर्ट होने वाला, लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी ये H2O जब तक ये टेम्परेचर 0 या 0 से अधिक नहीं करोगे, 0 या 0 से अधिक नहीं करोगे, ये किस में कन्वर्ट होने वाला नहीं है? लिक्विड में। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन होगी तभी रिएक्शन पर्टिकुलर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे आइस को मेल्ट करना है तो हमेशा टेम्परेचर किससे ज्यादा रखना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो मेल्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? कंडीशन क्लियर है? चल, तो ये एक ओवरऑल बना रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन के कंपोनेंट 4 समझ में आ गए। उसके बाद ये एग्जांपल पूरा क्लियर हुआ? कुछ कुछ फंडा समझ में आ रहा? पहले चैप्टर का आ रहा है समझ में? चल, ये तो हम लोगों का कंपोनेंट के बारे में हो गया। अब हम लोग स्क्रीन को पॉज करो, आप लोग नोट करो। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो तो अब हम लोग अगला टॉपिक बेटा शुरू करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो डिफरेंट व्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तभी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पहला
अकॉर्डिंग टू फिजिकल फेज। फिजिकल फेज के अगर अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बात करें बेटा फेज, ये दो टाइप का होगा, फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, और कौन सा होगा बोलो, और हम लोगों का होगा केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फिजिकल रिएक्शन की अगर बात करें सिंपल सा, तो वे रिएक्शन जिसमें क्या हो गया हम लोगों का H2O आइस, ये कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, H2O लिक्विड में। H2O आइस किस में कन्वर्ट हुआ, H2O लिक्विड में। वह प्रोसेस जिसमें हम लोगों का आइस, आइस क्या है बोल, आइस तो सॉलिड है ना, और ये क्या है बेटा, लिक्विड है। ये क्या है बेटा, लिक्विड है। इतना समझ में आ गया? इसको हम लोग लिख लेते हैं वाटर। तो अगर ध्यान से देख तो हम लोग का ये अलग फेज है, ये क्या है, अलग फेज है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ। यानी वो रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होने वाला नहीं है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा। समझ में आ गया? ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो चल जल्दी से नोट कर ले, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज नॉट चेंज या कैन नॉट बी चेंज्ड बट फेज इज चेंज्ड। समझ में आ गया? या हैज डिफरेंट फेज इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? इंग्लिश में तो हिंदी में ही लिख लेना। चल अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें केमिकली फार्मूला मॉलिक्यूल का चेंज हो जाए, जिसमें केमिकली फार्मूला मॉलिक्यूल का क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल रिएक्शन। इसमें फेज जो होगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल देख, अभी एग्जांपल लिखा C+O2 गिव्स आउट CO2। ये देख सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है बेटा, गैस है। पूरा समझ में आया? क्लियर है? तो देख यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज हो गया, यहाँ कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे CO2 है। ये कार्बन या ऑक्सीजन वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे देख यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेज आ रहे हैं, सॉलिड, गैस और गैस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। यहाँ पे देख तो नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और अमोनिया भी गैस, और अमोनिया भी गैस। तो यहाँ पे देख तो फेज सेम फेज है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा, कर लोगे, बहुत सही। चल आगे चलते हैं। फेज समझ में आ गया, तो अब देख, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर हम लोग बात करें बेटा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो रिएक्शन कितने टाइप का, दो। रिएक्शन कितने टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो सिंपल सा, जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एंडोथर्मिक। जब हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल देख, अगर हम लोग बात करते हैं किसको, कोयले को अगर ऑक्सीजन से जला दे तो CO2 बनेगा, और क्या निकलता है बेटा, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट। यहाँ से इवॉल्व होता है ना, जब भी कोयले को जलाता है गर्मी बाहर निकलती है ना। कोयला जलाया भी है, कोयला देखा है, काला काला सा, हाँ। तो कोयला को जलाते हो तो बहुत सारा हीट निकलता है, जिसपे चाय वाय बनता है। तो वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, बाहर निकले, जिसमें हीट क्या हो बेटा, बाहर, हीट इवॉल्व या रिलीज्ड। इवॉल्व को ही रिलीज्ड भी कहते हैं, इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कोयले का जलना। एंडोथर्मिक, सॉरी, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक की बात कर रहे थे, जिसमें हीट इवॉल्व हो, इसको एंडोथर्मिक लिख लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगा, कौन सा, एक्सोथर्मिक। अब सुन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्ब। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, इवॉल्व होगा तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक। जैसे बर्फ को गर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा ना। आइस को गर्म करेंगे तभी तो वो मेल्ट होगा ना। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो ये बेटा हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया, आइस। आइस को बोल किस में कन्वर्ट किया, वाटर में।
वाटर, यहाँ पे क्या देना पड़ गया, हीट, एक तो ये। उसके बाद अगर मार्बल को ले लें, CaCO2 CaCO3, मार्बल को लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को सुन लो मार्बल भी कहते हैं। CaCO2 को अगर लेंगे तो इसको संगमरमर को अगर हीट करोगे तो छटक जाएगा, टूटेगा। तो देख कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2, CO प्लस CO2। देख अगर ध्यान से यहाँ पे, तो ये पूरा समझ में आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCO3 प्लस हीट गिव्स आउट CaO प्लस CO2। पूरा समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, दोनों रिएक्शन समझ में आ गए। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। पूरा क्लियर आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कर लोगे। चल जल्दी से स्क्रीन को पास कर और नोट कर, वो आ गया पूरा बेटा। अब हम लोग बात करेंगे अगला, अब बात करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करें बेटा, तो रिएक्शन हम लोगों का फिर से कितने टाइप का, दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। पहला रिएक्शन होगा बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो देख ऐसे रिएक्शन जो बस एक डायरेक्शन में चले, ऐसे रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में चले उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चले उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ रहा। ऐसे रिएक्शन जो बस आगे जाए, सिंपल सा भोजपुरी में समझ ले, ऐसे रिएक्शन जो बस आगे जाए उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। जो दोनों ओर चले उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जो आगे भी जाए और पीछे भी, दोनों ओर चले मतलब फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी आए, उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देख इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन। पूरा समझ में आ गया। ऐसे रिएक्शन जो ऑलवेज फॉरवर्ड जाएगी उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। इसको इस एरो से शो करेंगे। देखिए यहाँ पे ए ऑलवेज अगर हम लोग कन्वर्ट होता है तो बी में, ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। अगला एग्जांपल देखिए इसका। अगर हम लोग बात करें CaCO3 का, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट यहाँ पे डेल्टा साइन भी बना ले तो हीट का मतलब समझना, ये CaCa और ये CO2, इसको अगर ओपन फ्लास्क में रखते हैं, ओपन फ्लास्क, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा ना। इस एरो का मतलब है उड़ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना याद रखना बस। इस एरो का मतलब उड़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल गया यहाँ से, तो अब तो ये इसमें कन्वर्ट होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला अलग है। यानी अगर ये ओपन फ्लास्क में अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो ये फिर से रिवर्सिबल होने वाली नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा नहीं, वो कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर। पूरा समझ में आया। यानी ऐसे रिएक्शन जो आगे बस चले उसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल की बात करते हैं। ऐसे रिएक्शन बेटा जो दोनों डायरेक्शन में चले, यानी फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, यानी ये दो हाफ एरो से शो होने वाली है। ऊपर वाली एरो हाफ एरो फॉरवर्ड को शो करेंगे, नीचे वाली हाफ एरो बैकवर्ड को शो करेगी। यानी ये वाला रिएक्शन किसको शो कर रहा है बेटा, फॉरवर्ड। ये वाला किसको शो कर रहा है, बैकवर्ड। यानी ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चले, फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए एग्जांपल, ए की बात करें, ए बेटा कन्वर्ट हो गया हम लोगों का बी में, अब बी किस में कन्वर्ट हो गया, ए में। एग्जांपल देख, N2 + 3H2 गिव्स आउट NH3। ऐसे एग्जांपल देख, आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। और वाटर को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ये पूरा समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो चल, ये इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, यहां तक नोट करके वहां तक नोट कर लेना जल्दी से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसी रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, वो इसके साथ लिखना, इसका भी आगे बता रहा। तो सुन,
रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है। तो शुरू में तो रिएक्टेंट जब ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट यानी ये ज्यादा रहेगा तो ये बहुत तेजी से बनेगा। कुछ देर बाद इसका भी अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट होने लगेगा। इधर से तेज जा रहा है, उधर से वो धीरे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये उसमें कन्वर्ट होगा, मतलब ये कम होता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। यानी कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये और ये क्या हो जाएंगे बराबर, ये और ये क्या हो जाएंगे बेटा बराबर। इतना समझ में आ रहा है? यानी जितना तेजी से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही तेजी से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ऐसा पॉइंट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ गया? तो चलो नोट कर लो, द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। पूरा समझ में आ गया? तो देख इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात करें हम लोग तो एट दिस rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। अगर हम लोग बात करते हैं A कन्वर्ट होता है B में, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB, देन RF इक्वल टू क्या हो गया बेटा RP। RF इक्वल टू क्या हो गया RB। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर लोगे? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। हो गया? तो आज आप लोग बेटा इतना कर लो। अगली क्लास में आप लोगों को रिएक्शन के टाइप बताया जाएगा, एडिशन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आप लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारा डिटेल में चलेगा। तो आज आप लोग इतना कर लो। क्लियर है? चलो।